लीसा ने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा ही था कि सामने खड़ी गाड़ी अचानक उसकी तरफ मुड़ गई। अगले ही पल वह तेज रफ्तार से सीधे उसकी ओर बढ़ने लगी। रात का सन्नाटा पहले ही डर पैदा कर रहा था और अब ये नजारा देखकर लीसा के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वह एक पल भी रुकी तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन तभी वह गाड़ी तेजी से उसके बिल्कुल पास से निकल गई। कुछ सेकंड तक लीसा वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या था। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद कोई उसे डराने या मजाक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जैसे ही वह अगले मोड़ तक पहुंची, वही गाड़ी एक बार फिर उसके सामने आकर रुक गई। इस बार सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लीसा संभल भी नहीं पाई। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और सीधे उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके आसपास कोई नहीं था और मदद के लिए पुकारने का भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। अपनी जान बचाने की उम्मीद में उसने फिलहाल विरोध न करने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह शांत रहेगी तो शायद यह आदमी उसे नुकसान पहुंचाए बिना छोड़ दे। लेकिन उसकी सोच पूरी तरह गलत साबित हुई। वो आदमी बेहद खतरनाक इरादे लेकर आया था। उसने बिना कुछ कहे लीसा की आंखों पर कपड़ा बांध दिया, फिर उसके हाथों को भी रस्सी से कसकर बांध दिया ताकि वो किसी तरह बच निकलने की कोशिश न कर सके। कुछ ही पलों बाद कार दोबारा स्टार्ट हुई और उसे किसी अनजान जगह की तरफ ले जाया जाने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो आंखों पर बंधे कपड़े के किनारों से बाहर झांकने की कोशिश करने लगी ताकि किसी तरह अंदाजा लगा सके कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय बस शुरू ही हुआ था। कुछ ही देर बाद गाड़ी अचानक रुक गई। अगले ही पल उसने लीसा को जबरदस्ती बाहर उतारा और सख्त आवाज में चेतावनी दी, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज सुनकर ही साफ पता चल रहा था कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद वह लीसा को एक अंधेरे रास्ते की तरफ ले जाने लगा। सामने सीढ़ियां थीं। हालांकि लीसा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। पट्टी के किनारे से झांकते हुए उसने नीचे बिछी कालीन का रंग नोटिस कर लिया। साथ ही वह मन ही मन सीढ़ियां भी गिनने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद बाद में यही छोटी छोटी बातें उसके काम आ जाएं। कुछ देर बाद वे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। तभी उस आदमी ने उसके हाथों की रस्सियां खोल दी। एक पल के लिए लीसा के मन में उम्मीद जगी। उसे लगा कि शायद उसे भागने का कोई मौका मिल जाए। लेकिन अगले ही क्षण उसकी नजर उस आदमी के हाथ में पकड़ी पिस्तौल पर पड़ती है और उसकी सारी उम्मीद वहीं खत्म हो जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि वो अभी भी पूरी तरह उसकी गिरफ्त में है। उसके पास फिलहाल वही करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जो उसे कहा जा रहा था। इसके बाद वह लीसा को जबरदस्ती बाथरूम की तरफ ले जाता है। अब लीसा को महसूस होने लगा था कि उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद को बचाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन हथियार और बंद कमरे के बीच वो पूरी तरह बेबस थी। कुछ समय बाद वह आदमी अपनी सारी हदें पार कर देता है और लीसा के साथ बेहद गलत व्यवहार करता है। उस दौरान लीसा सिर्फ डर, सदमे और बेबसी से जूझती रह जाती है। जब उस दरिंदे का मन भर जाता है तो वो एक बार फिर उसे बांध देता है, फिर उसे बेरहमी से बिस्तर पर धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। वो दोबारा अपना हथियार निकालता है और लीसा को धमकाते हुए कहता है, अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो यहीं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लीसा पूरी तरह सहम जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर लीसा के साथ ये सब हो क्यों रहा था और वो आखिर इस खौफनाक स्थिति तक पहुंची कैसे? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के एक छोटे से कैफे से होती है जहां लीसा नाम की एक लड़की काम करती है। लीसा अपने हर कस्टमर के साथ बेहद प्यार और अच्छे व्यवहार से पेश आती है। कैफे का मालिक भी उससे काफी खुश रहता है क्योंकि इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद लीसा हमेशा अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखती है। लेकिन जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म होती है और वो घर जाने के लिए निकलती है, उसके चेहरे की वो मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। साइकिल चलाते हुए रास्ते भर वो उन्हीं दर्दनाक यादों में खोई रहती है। उसे बार बार एक आदमी का चेहरा याद आता है जो रात होते ही उसके कमरे में आता है। फिलहाल हमें नहीं पता कि वो आदमी कौन है, लेकिन लीसा की आंखों में दिख रहा डर ये जरूर बता देता है कि उससे जुड़ी सच्चाई बेहद खौफनाक है। इसी बीच सुनसान सड़क पर अचानक एक काली कार उसके पीछे दिखाई देती है। कार को देखते ही लीसा बुरी तरह घबरा जाती है। वो तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगती है जैसे किसी डर से भाग रही हो। कुछ देर बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो घर असल में लीसा का अपना घर नहीं था। वो अपनी बूढ़ी दादी और उनकी एक दोस्त 18 साल से कम आयु वाले कृपया आगे न बढ़ें। धन्यवाद के साथ रहती थी। और वही दोस्त असल में वो आदमी था जिसके बारे में लीसा रास्ते भर सोच रही थी। वो आदमी हर महीने लीसा की दादी को पैसे देता था और बदले में उसे एक ऐसी इजाजत मिली हुई थी जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। हर रात वो आदमी लीसा के कमरे में जाता था और उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार करता था। लीसा अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन वो इन सब चीजों से तंग आ जाती है, इतनी ज्यादा कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है। वो चुपचाप बैठकर एक सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन जब खुद को खत्म करने का वक्त आता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि
मरने से ज्यादा डर उसे शायद अभी भी जीने से लग रहा था। अगले दिन लिसा अपनी छोटी बहन से बात करती है जो उनकी माँ के साथ रहती थी। फोन पर लिसा की आवाज कांप रही थी। अब वो इस नरक जैसी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपनी बहन से कहती है कि अब उससे वहाँ और नहीं रहा जाता। इसके बाद वो अपनी माँ को सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ हर रात क्या क्या हो रहा है। लेकिन अपनी बेटी का दर्द सुनने के बाद भी उसकी माँ का दिल नहीं पिघलता। वो ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहती है, जो भी हो तुम्हें वहीं रहना होगा, अपनी दादी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इतना कहकर वो फोन काट देती है। उस एक पल में लिसा समझ जाती है कि उसकी माँ को पहले से सब पता था। उसे अपनी बेटी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चाहकर भी कहीं भाग नहीं सकती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा अब भी शुरू होना बाकी है। उस रात जब लिसा कैफे से वापस घर लौट रही होती है तभी उसे फिर वही काली कार दिखाई देती है। इस बार कार सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो धीरे धीरे उसका पीछा करने लगती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। वही काली गाड़ी, वही सुनसान सड़क और वही खौफनाक आदमी। कुछ ही पलों बाद लिसा उसके चंगुल में फंस जाती है और फिर उसके साथ वही सब होता है जिसकी झलक आपने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। अब लिसा को समझ आ चुका था कि ये आदमी कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक साइकोपैथ है। उसे अपनी दादी के घर वाले पुराने दर्द याद आने लगते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग था क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर जिंदा बचकर वहाँ से निकलना। इसी बीच जब रात भर लिसा घर वापस नहीं लौटती तो उसकी दादी घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। अब पुलिस लिसा को ढूंढना शुरू कर देती है और अपनी जांच की शुरुआत वो सबसे पहले लिसा की माँ के घर से करती है। लिसा की माँ पुलिस से कहती है कि शायद लिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई होगी। ये सुनते ही पुलिस वालों को मामला कोई सीरियस नहीं लगता और वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी लिसा की छोटी बहन उन्हें रोक लेती है। वो पुलिस से कहती है कि लिसा ऐसी लड़की नहीं है जो घर छोड़कर भाग जाए, जरूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसकी बात सुनकर पुलिस एक बार फिर मामले को गंभीरता से लेने लगती है। इसी दौरान कुछ पुलिस ऑफिसर उस कैफे में पहुंचते हैं जहां लिसा काम करती थी। वहां के लोग लिसा के बारे में सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं। सब कहते हैं कि वो बेहद मेहनती और जिम्मेदार लड़की थी। वो बिना बताए कहीं गायब होने वालों में से नहीं थी। अब पुलिस को भी शक होने लगता है कि मामला सिर्फ भाग जाने का नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है। दूसरी तरफ कहानी फिर उस सुनसान अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां लिसा कैद थी। उसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मान रही थी। वो हर छोटी छोटी चीज अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश कर रही थी। कमरे की आवाजें, दरवाजों की दिशा, फर्श की आहट, सब कुछ। जब वो आदमी फिर उसके करीब आता है तो इस बार लिसा उससे बात करने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि वो आदमी मानसिक रूप से बीमार और बेहद खतरनाक है। कुछ देर बाद वो आदमी उसके हाथ खोल देता है, लेकिन लिसा अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो वो आदमी उसे गोली मार सकता है क्योंकि वो हर वक्त उसी के आसपास रहता था। दिन हो या रात, लिसा उसके चंगुल में पूरी तरह फंसी हुई थी। लेकिन डर के बावजूद लिसा धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगती है। वो चुपके चुपके उस घर में अपने निशान छोड़ना शुरू कर देती है ताकि अगर कभी पुलिस वहां पहुंचे तो उन्हें उसके होने का सबूत मिल सके। सबसे पहले वो अपने बालों की पिन निकालकर बेड के नीचे फेंक देती है। फिर वो बहाना बनाकर बाथरूम जाती है और जानबूझकर शीशे पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ देती है। उसी दौरान उसकी नजर वहां पड़े एक जूते पर जाती है। वो उसके रंग और उस पर बने लोगों को ध्यान से याद कर लेती है। लिसा अब सिर्फ डर नहीं रही थी बल्कि धीरे धीरे बच निकलने का रास्ता भी ढूंढ रही थी। लेकिन तभी बाहर खड़ा वो आदमी समझ जाता है कि लिसा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। अगले ही पल वो गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और जबरदस्ती अंदर घुस आता है। यहाँ लिसा एक बेहद खतरनाक खेल खेलना शुरू करती है। वो उस आदमी के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है, ऐसे जैसे उसे उससे कोई डर ही ना हो। धीरे धीरे वो दिखाने लगती है कि उसे उसकी परवाह है क्योंकि अब लिसा समझ चुकी थी कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से ही वो इस साइको इंसान से बच सकती है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है, लिसा चुपके से उठती है। उसे पहले दिन से ही पता था कि घर में एक फोन रखा हुआ है। वो धीरे धीरे दबे पांव फोन तक पहुंचती है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि कॉल लग पाती वो आदमी जाग जाता है। अगले ही पल वो गुस्से में लिसा को पकड़ लेता है। वो गुस्से से कहता है, तुम खुद को बहुत चालाक समझने लगी हो। अब वो सच में लिसा को मार डालने वाला था। लेकिन तभी लिसा तुरंत रोने का नाटक करने लगती है। कांपती आवाज में वो कहती है कि वो सिर्फ अपने बीमार पिता का हाल जानना चाहती थी। वो कहती है, मैं बस उन्हें बताना चाहती थी कि मैं यहाँ खुश हूँ और ठीक हूँ। ये कहते हुए लिसा जोर जोर से रोने लगती है और हैरानी की बात ये थी कि उस पागल आदमी का दिल पिघलने लगता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसके बाद लिसा उस आदमी के दिमाग के साथ खेलना शुरू करती है। एक दिन जब वो उसके पास आता है, लिसा उससे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे
तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये शब्द सुनकर वो साइको आदमी भावुक हो जाता है। शायद पहली बार किसी ने उससे प्यार और अपनापन दिखाने की कोशिश की थी और यही चीज उसके कमजोर दिल पर असर कर जाती है। वो आखिरकार लिसा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान फ्लोरिडा पुलिस को एक बड़े सीरियल किलर केस के बारे में पता चलता है। पिछले 6 महीनों में कई महिलाओं का मर्डर हो चुका था। टीवी पर लगातार उसी केस की खबरें चल रही थीं। वो आदमी भी ये खबरें देख रहा था। उसे लगता है कि पुलिस अब इतने बड़े केस में उलझ चुकी है कि लिसा के मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी, और वैसे भी लिसा ने उसका चेहरा साफ देखा ही नहीं था। यही सोचकर वो उसे अपनी कार में बैठाकर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका मन फिर बदलने लगता है। वो दोबारा सोचने लगता है कि शायद लिसा को जिंदा छोड़ना गलती होगी। उसके हाथ में बंदूक थी और लिसा समझ चुकी थी कि उसकी मौत बस कुछ सेकंड दूर है। लेकिन फिर वो कांपती आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। ये सुनकर वो आदमी एक बार फिर नरम पड़ जाता है। फिर वो लिसा से 18 साल से कम आयु वाले कृपया आगे न बढ़ें। धन्यवाद। कहता है, अगर पुलिस तुमसे पूछे तो कहना मैं काला, मोटा और छोटे कद का आदमी था। यानी वो जानबूझकर पुलिस को गलत दिशा में भेजना चाहता था। इतना कहकर वो लिसा को वहीं छोड़ देता है और कार लेकर वहां से चला जाता है। लिसा तुरंत वहां से भागती है। काफी देर बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही वो रोते हुए अपनी दादी को सब बताती है कि एक आदमी ने उसका किडनैप कर लिया था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी अपनी दादी भी उस पर भरोसा नहीं करती। उन्हें लगता है कि लिसा झूठ बोल रही है। अब क्योंकि दादी पहले ही पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा चुकी थी, तो वो पुलिस को फोन करके बता देती हैं कि लिसा वापस आ गई है। पुलिस भी लिसा की कहानी को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन एक इंस्पेक्टर को उसके केस में कुछ अजीब जरूर लगता है, इसलिए वो लिसा से अकेले में बात करना चाहता है। लिसा कांपती हुई आवाज में उसके साथ हुई पूरी घटना बताती है। लेकिन दुख की बात ये थी कि पुलिस वालों को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो उससे सवाल करते हैं, अगर तुम्हारे साथ इतना सब हुआ तो तुम्हारे शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं है? और यही सवाल सुनकर लिसा पूरी तरह टूट जाती है। पुलिस वाले लगातार लिसा से सवाल पूछते रहते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे हाथ पैर खुले थे तो तुम भागी क्यों नहीं? तुमने मदद के लिए चिल्लाया क्यों नहीं? अब लिसा टूटती हुई आवाज में जवाब देती है, वो आदमी पूरी तरह पागल था, उसके पास बंदूक थी, वो हर समय मुझे जान से मारने की धमकी देता रहता था। मैं सिर्फ जिंदा बचना चाहती थी, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। कुछ महिला ऑफिसर्स तो यहाँ तक सोचने लगती हैं कि लिसा ने शायद बहुत ज्यादा क्राइम टीवी शोज देख लिए हैं और उसी वजह से उसने इतनी परफेक्ट कहानी बना ली। ये सब सुनकर लिसा पूरी तरह चुप हो जाती है। उसी पुलिस स्टेशन में एक खास डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो पिछले 6 महीनों से एक खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस साइको किलर ने कई लड़कियों की जान ले ली थी, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ न कोई ठोस सबूत था और न ही कोई ऐसा सुराग जिससे वो पकड़ा जा सके। इसलिए केस लगातार उलझता जा रहा था। तभी एक महिला ऑफिसर नोटिस करती है कि लिसा कुछ कहना चाहती है, लेकिन डर और दुख की वजह से चुप है। वो तुरंत एक डिटेक्टिव को बुलाती है। उस डिटेक्टिव का नाम था लैरी। लैरी धीरे धीरे लिसा के पास आता है, लेकिन लिसा अब भी किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी लैरी अपनी जेब से अपनी बेटी की तस्वीर निकालता है। वो तस्वीर लिसा को दिखाकर उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। उसकी आवाज में पहली बार सच्चाई और अपनापन महसूस होता है। फिर वो लिसा से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे एक एक चीज याद करके बताओ। अब लिसा धीरे धीरे सारी बातें बताने लगती है। वो काली कार के बारे में बताती है, उस घर के लाल कारपेट के बारे में बताती है। वो कहती है कि घर में कुल 22 सीढ़ियां थीं। कार के अंदर मैग्नम लव्स लिखा हुआ था। घर में एक बेड था। वो आदमी गोरा था और हर काम अपने बाएं हाथ से करता था। साथ ही उसके पास बंदूक भी थी। लिसा की बातें सुनते सुनते लैरी का चेहरा बदलने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि इतने छोटे छोटे डिटेल्स कोई कहानी 18 साल से कम आयु वाले कृपया आगे न बढ़ें। धन्यवाद बनाकर नहीं बता सकता। लैरी तुरंत उसकी केस की जांच शुरू करने की मांग करता है, लेकिन इसके लिए उन्हें घर वालों की परमिशन चाहिए थी। तभी लिसा की दादी का वही दोस्त जो खुद को उसका पिता बताता था, पुलिस को साफ मना कर देता है। ये बात लैरी को बहुत अजीब लगती है। वो सोचने लगता है कि आखिर कौन सा पिता अपनी बेटी की मदद नहीं करना चाहेगा। फिर वो लिसा से पूछता है कि वो आदमी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब तक चुप रहने वाली लिसा आखिरकार गुस्से और दर्द में टूट जाती है और फिर वो लैरी को अपने साथ होने वाली सारी सच्चाई बता देती है। दादी के उस दोस्त की असलियत सामने आते ही पुलिस तुरंत उसके घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पहली बार लिसा के केस को गंभीरता से लेने लगता है। दूसरी तरफ लैरी के दिमाग में लिसा की बताई हर बात घूम रही थी। उसे शक होने लगता है कि कहीं वही किडनैपर उस सीरियल किलर का असली चेहरा तो नहीं जिसे पुलिस महीनों से ढूंढ रही थी। सच्चाई पता करने के लिए वो लिसा के कपड़े लैब टेस्ट के लिए भेजता है और जब रिपोर्ट वापस आती है तो लैरी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लिसा के कपड़ों पर वही लाल धागा मिलता है जो बाकी मर्डर हुई लड़कियों के कपड़ों पर भी मिला था। अब लैरी को पूरा यकीन हो जाता है कि लिसा का किडनैपर ही वो खतरनाक सीरियल किलर है। इसके बाद लैरी लिसा को उस जगह पर ले जाता है जहाँ किडनैपर ने उसे छोड़ा था। लिसा कार में बैठती है, धीरे से अपनी आंखें बंद करती है
है और फिर उस डरावने सफर के हर रास्ते को याद करने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद पुलिस उस गैस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जहां से उन्हें एक बेहद बड़ा सुराग मिलता है। फुटेज में दिखाई दे रहा आदमी बिल्कुल वैसा ही था जैसा चेहरा लिसा ने बताया था। अब पुलिस को पहली बार ऐसा लगने लगता है कि वो अपने असली कातिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। तुरंत उस आदमी के पोस्टर बनवाए जाते हैं और पूरे शहर में लगवा दिए जाते हैं। हर तरफ उसी चेहरे की तलाश शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद एक ऑफिसर की नजर अचानक उसी आदमी पर पड़ती है, लेकिन वह सीधे उसे पकड़ने की बजाय बहुत चालाकी से उसके पास जाता है। वह कहता है, सर, हमें चोरी हुई कार की रिपोर्ट मिली है, हमें आपकी कार की फोटो लेनी होगी। असल में वह कार की नहीं बल्कि उसकी तस्वीर लेने आया था। वह चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर लेता है और फिर बिना किसी शक के उसे वहां से जाने देता है। जब वह फोटो लिसा को दिखाई जाती है तो अगले ही पल लिसा का चेहरा डर से भर जाता है। वो तुरंत उस आदमी को पहचान लेती है, यही वही साइको किडनैपर था। अब पुलिस बिना देर किए उसके घर पहुंचती है और वहां पहुंचकर एक एक चीज लिसा की बातों से मैच होने लगती है। घर के अंदर वही 22 सीढ़ियां थीं, बेड के नीचे वही हेयर पिन्स मिलती हैं जो लिसा ने जानबूझकर वहां छोड़ी थीं। साथ ही शीशे पर उसके फिंगरप्रिंट भी मिल जाते हैं। अब पुलिस के पास इतने सबूत थे कि वो आदमी बच नहीं सकता था। पूरे शहर में उसकी तलाश तेज कर दी जाती है और आखिरकार पुलिस उसे सड़क पर घूमते हुए पकड़ लेती है। चारों तरफ से पुलिस वाले उस पर बंदूक तान देते हैं। अब वो साइको किलर पूरी तरह घिर चुका था और आखिर में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जीत सिर्फ पुलिस की नहीं थी, ये जीत लिसा की हिम्मत की थी। अगर उसने डर कर हार मान ली होती तो शायद वो किलर और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता। इसके बाद लैरी खुद लिसा के पास जाता है और उसे ये खुशखबरी देता है। पूरा पुलिस स्टेशन उसके लिए तालियां बजाता है। सब उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, लिसा आखिर जाएगी कहाँ? तब लैरी उसके अंकल और आंटी को वहाँ बुलाता है। लिसा की हालत देखकर उसकी आंटी भावुक हो जाती है। फिर वो लैरी से कहती है कि अब लिसा उनकी जिम्मेदारी है, वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ उस सीरियल किलर को मौत की सजा सुना दी जाती है। कुछ साल बाद हम लिसा को फिर देखते हैं, लेकिन इस बार वो पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। अब वो खुद एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।